हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये सीरीज़, मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है कि ये सीरीज़ जो है हमारी बेसिकली पूरी एमसीक्यू सीरीज़ है। इसमें हम लोग लक्ष्मीकांत बुक जो है पॉलिटी की, जो कि सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो। यहाँ पे जो है लक्ष्मीकांत के चैप्टर 2 को हम डिस्कस करने वाले हैं थ्रू एमसीक्यू। ये सीरीज़ हमारी पूरी ऐसे ही चलेगी। इसमें हम जितने भी चैप्टर्स हैं लक्ष्मीकांत बुक में पॉलिटी की, वो हम बेसिकली एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस रहने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। स्टेट पीसीएस भी आने वाले हैं काफ़ी सारे, यूके पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया। तो काफ़ी सारे अपकमिंग एग्जाम्स जो हैं उनमें ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, लक्ष्मीकांत बुक्स के जो फैक्चुअल क्वेश्चन हैं वो पूछे ही जाते हैं। यहाँ पे हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लक्ष्मीकांत बुक यानी कि जो पॉलिटी की बुक है लक्ष्मीकांत, उसका चैप्टर 2 जो है वो डिस्कस करेंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, और यहाँ पे मैंने जो है एक्सप्लेनेशन साथ में ही रखी है ताकि आप लोगों को इसी वीडियो में याद हो जाए। 1 से 2 बार आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को जो फैक्ट्स हैं साथ साथ में याद भी हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप लोग जा करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक बार साथ में जा करके फिर आप लोग जो चैप्टर्स हम डिस्कस करते जा रहे हैं वो आप लोग एक बार बुक से भी रिवाइज कर लीजिएगा, तो वो अच्छी तरीके से आपके जहन में आ जाएंगे जो फैक्ट्स हैं। यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो है, हु वॉज द कैलीग्राफर। कैलीग्राफर पूछ रहे हैं ओरिजिनल हैंड रिटन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंग्लिश कैलीग्राफर। यहाँ पे जो है बेसिकली जो आंसर होगा वो होगा प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा हैंड रोड द कॉन्स्टिट्यूशन इन एन एलिजेंट इटैलिक स्टाइल विदाउट चार्जिंग एनी फी। इन्होंने कोई भी फ़ी चार्ज नहीं करी थी। और ये जो है यहाँ पे पूछ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, मतलब हमारा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लिखा गया और दोनों ही को जो कैलीग्राफी जो करी है, या दोनों को ही हैंड रिटन फॉर्म में जो लिखा है वो अलग अलग पर्सन्स ने लिखा है। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले की बात करें तो जो इंग्लिश है, इंग्लिश में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है वो किसने लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने। यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। देन वहीं अगर हम यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम हिंदी वर्जन की बात करते हैं, हिंदी वर्जन की अगर हम बात करें, यहाँ पे इंग्लिश का पूछा गया था तो इंग्लिश में किसने लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। वहीं अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी वर्जन किसने लिखा है, हिंदी वर्जन लिखा है वसंत कृष्णा ने। वसंत कृष्ण ने लिखा है, वसंत कृष्ण ने, ये जो थे वसंत कृष्ण, इन्होंने हिंदी वर्जन लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ पे जो है आप लोगों को आई होप हिंदी का भी अच्छे से आ गया होगा जहन में, एंड इंग्लिश का भी। इंग्लिश का किसने लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने। एंड वहीं अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा है वसंत कृष्ण वैद्य ने। वसंत कृष्ण वैद्य। वसंत कृष्ण वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिस्टिक इलस्ट्रेशंस इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वर डन अंडर द गाइडेंस ऑफ। यहाँ पे बेसिकली पूछे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डेकोरेट जो किया था, डेकोरेट करने का काम किसका था, डेकोरेशन जो करी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो किसने करी है, इलस्ट्रेशंस, आर्टिस्टिक इलस्ट्रेशंस इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो डेकोरेशंस की है वो किसने की है, वो की है नंदलाल बोस ने। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदलाल बोस। इलस्ट्रेशंस किसने किए। अच्छा, यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट जो है यानी कि लिखा किसने है वो अलग चीज़ है, और कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट किसने किया है वो अलग चीज़ है। यहाँ पे डेकोरेशन पूछ रहे हैं तो डेकोरेशन की बात अगर होगी तो वो होगी नंदलाल बोस। यहाँ पे नंदलाल बोस होगा। नंदलाल बोस लेड द टीम ऑफ आर्टिस्टिक फ्रॉम शांति निकेतन। शांति निकेतन जो है वो इस्टेब्लिश किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे जो है ये चीज़ें, शांति निकेतन बहुत न्यूज़ में भी रहा है तो ये आपको याद होना चाहिए। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है शांति निकेतन भी, तो ये आपसे पूछा जा सकता है अपकमिंग पीसीएस में। Nandalal Bose led the team of artists from Shanti Niketan who illustrated the pages with the traditional Indian motifs. Traditional Indian motifs को यूज़ करके पूरा डेकोरेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये जो पूरा डेकोरेशन का काम था वो किसने किया है, वो किया है नंदलाल बोस। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What symbol is used on the first page of the handwritten Indian Constitution? कौन सा सिंबल यूज़ किया गया, यहाँ पे सिंबल की बात कर रहे हैं कि कौन सा सिंबल यूज़ किया गया है फर्स्ट पेज पे कॉन्स्टिट्यूशन के। जो हमारा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फर्स्ट पेज पे कौन सा सिंबल यूज़ किया गया है। यहाँ पे अगर हम सिंबल की बात करते हैं तो सिंबल यूज़ किया गया है लायन।
The lion, capital of Ashoka, is used as the national emblem and features prominently in the original constitution. So यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लायन. The next question is, what was the profession of प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा who wrote the constitution? So ये कौन थे? ये अभी हमने डिस्कस किया है. प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ये बेसिकली कैलीग्राफर थे. कैलीग्राफी मतलब जो इटैलिक स्टाइल में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने इंग्लिश में लिखा था. तो यहाँ पे जो इनका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैलीग्राफर. तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा. कैलीग्राफर मतलब जो बहुत स्टाइलिश वे में जो लिखना, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, तो उसे कहते हैं कैलीग्राफी या किसी भी लैंग्वेज में. तो यहाँ पे प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा का जो काम है वो क्या है? एज ए कैलीग्राफर. इन्होंने ही वॉज अ मास्टर कैलीग्राफर नोन फॉर हिज रिफाइंड पेनमैनशिप. सो यहाँ पे सेकेंड जो है फिफ्थ क्वेश्चन जो होगा हमारा, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन इन हाउ मैनी लैंग्वेजेस. सो यहाँ पे अगर लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंग्लिश एंड हिंदी में लिखा गया था. तो यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस हो गई. तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 2, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम विच ऑफ दीज टेक्स्ट्स इन टर्म्स ऑफ इट्स विजुअल डिज़ाइन एंड आर्ट वर्क. सो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली ये कहाँ से इंस्पायर है? जो इसका डिज़ाइंस वगैरह है, आर्ट वर्क है. सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? द आर्ट वर्क वॉज इंस्पायर्ड बाय अजंता केव्स मुराल्स शोकेसिंग इंडियाज रिच हेरिटेज. सो अजंता केव्स, अजंता मुराल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. पीसीएस में ऐसे ही फैक्ट्स पूछे जाते हैं. 1 से 2 बार ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को लर्न हो जाएंगी चीज़ें. देन और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा बुक से. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन विच लेटर इन्फ्लुएंस्ड द प्रीएम्बल वॉज पास्ड ऑन. यहाँ पे ध्यान रहे कि प्रीएम्बल की बात नहीं कर रहे हैं, प्रीएम्बल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की. ये मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था. एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे भी था. तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था. यहाँ पे प्रीएम्बल की अडॉप्शन की बात नहीं हो रही है. तो क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ना है आप लोगों ने. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात हो रही है. तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमने पहले भी याद किया था 22 जनवरी 1947. सो जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्रिंसली स्टेट वॉज द फर्स्ट टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन अनकंडीशनली. सो यहाँ पे जो है कौन सा प्रिंसली स्टेट था, कौन सा फर्स्ट प्रिंसली स्टेट था ऐसा जो इंडिया में बगैर किसी कंडीशन के साथ जो है ज्वाइन हो गया था. मतलब उसने कोई भी शर्त नहीं रखी थी, वो मान गया था आसानी से कि यस मैं इंडिया का पार्ट बनना चाहता हूँ. तो ऐसा कौन सा प्रिंसली स्टेट था? बाकी अगर हम जितने भी देखें, जितने भी जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनकी काफ़ी सारी शर्तें थी. जैसे कि आप कश्मीर की हम बात करते हैं तो वहाँ के राजा जब अटैक किया गया तो वहाँ के राजा ने एक एग्रीमेंट साइन किया. तो इस तरीके से जो काफ़ी चीज़ें शर्तें रखी गई थी बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स ने. प्रीवी पर्स भी प्रोवाइड किया जाता था. तो यहाँ पे बेसिकली पूछे कि कौन सा ऐसा प्रिंसली स्टेट है जो अनकंडीशनली इंडियन यूनियन के साथ ज्वाइन हो गया था. मतलब उसकी भी कोई भी कंडीशंस नहीं थी, वो मान गया था, वो इंडिया के साथ रहना चाहता था. तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऐसा कौन सा था? ऐसा स्टेट जो था वो था बीकानेर. सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा, बीकानेर जो था ये भी एक प्रिंसली स्टेट था. सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा कि बीकानेर ऐसा प्रिंसली स्टेट था जो ये फर्स्ट प्रिंसली स्टेट था जो इंडिया के साथ ज्वाइन हुआ था अनकंडीशनल. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. सो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन नहीं थे? सो यहाँ पे फर्स्ट चीज़ ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी. इसी कमेटी ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरा ड्राफ्ट किया है, पूरा फ्रेम किया है. सो यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 7 मेंबर्स थे. एंड इसके चेयरमैन जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के वो थे डॉक्टर अम्बेडकर चेयरमैन थे. और बाकी इसमें अगर हम बात करते हैं मेंबर्स की तो ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे. उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे या फिर जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर अम्बेडकर. और बाकी 7 भी हमें पता होने चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. और जो इंपॉर्टेंट मेजर कमेटी हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एक हमने अभी डिस्कस किया डॉक्टर अम्बेडकर एक पर्सन थे, एक थे, टोटल 7 मेंबर्स थे. ये भी आपको याद रखना है, टोटल 7 मेंबर्स थे. स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं कि कितने मेंबर्स थे. ठीक है. सो डॉक्टर अम्बेडकर चेयरमैन थे. देन एन गोपाला स्वामी अय्यंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर,
अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला एंड एन माधवा राव एंड टी कृष्णामाचारी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एन माधवा राव और टी कृष्णामाचारी की बात करें तो इनसे पहले कोई और मेंबर थे, इन्होंने रिप्लेस किया था उन्हें। सो अगर हम बात करते हैं एन माधवा राव, सो एन माधवा राव बेसिकली BL मिट्टर की जगह आए थे। BL मिट्टर जो थे 1948 में इनकी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी, दैट्स में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। सो फिर ये पार्ट नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। BL मिट्टर को किसने रिप्लेस किया था? एन माधवा राव ने। कितनी बार ये सब भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने किसको रिप्लेस किया था ड्राफ्टिंग कमेटी में। सो एन माधवा राव ने किसको रिप्लेस किया था? BL मिट्टर को रिप्लेस किया था एन माधवा राव ने। वहीं अगर हम बात करते हैं टी कृष्णामाचारी, सो टी कृष्णामाचारी जो है इन्होंने रिप्लेस किया था DP खैतान। सो ये DP खैतान जो है इनकी डेथ हो गई थी। DP खैतान की 1948 में डेथ हो गई थी, दैट्स वाई टी कृष्णामाचारी इनकी जगह आए थे। सो यहाँ पे DP खैतान और BL मिट्टर जो है ये पार्ट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का या ड्राफ्टिंग कमेटी का। ये आपको ध्यान में रखना है कि BL मिट्टर एंड DP खैतान पार्ट नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, बिकॉज इन्होंने रिजाइन कर दिया था हेल्थ की वजह से और इनकी डेथ हो गई थी। तो इनके अलावा जो होंगे वो होंगे मेंबर्स। तो 7 मेंबर्स कौन से, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। डॉक्टर अम्बेडकर, एन गोपाला स्वामी अय्यंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवा राव एंड टी कृष्णामाचारी। सो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि कौन मेंबर नहीं है, नॉट अ मेंबर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा BL मिट्टर, बिकॉज BL मिट्टर ने रिजाइन कर दिया था और इनकी जगह कौन थे मेंबर? एन माधवा राव। तो यहाँ पे टी कृष्णामाचारी भी थे, हमने देख लिया। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे एंड KM मुंशी भी थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, What was the basis of seat allocation in the Constituent Assembly? तो अगर हम Constituent Assembly की बात करते हैं तो इसमें जो सीट एलोकेट की गई थी वो किस बेस पे की गई थी? सीट एलोकेशन जो हुआ था वो किन बेसिस पे हुआ था? तो यहाँ पे अगर हम सीट एलोकेशन की बात करते हैं तो सीट जो रफली एलोकेट की गई थी वो पर मिलियन पॉपुलेशन पे एक पर्सन को रखा गया था। मतलब पर मिलियन पॉपुलेशन को एक MLA या एक MP जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। सो यहाँ पे पॉपुलेशन जो था वो बेस्ड था, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पॉपुलेशन के बेसिस पे। सो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एलोकेशन थी सीट्स की वो कैसी थी? पॉपुलेशन के बेसिस पे थी। पर मिलियन पॉपुलेशन पे 1 मेंबर थे, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी women were part of the constituent assembly at the time of independence? सो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये कौन सी वेमेन थी इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो बुक में वही चीज़ें आपको पढ़नी है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों को वो भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। 15 वेमेन थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी वेमेन थी? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15 वेमेन थी और इनके नाम भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? सो लास्ट गवर्नर जनरल जो थे इंडिपेंडेंट इंडिया के वो कौन थे? सो सी राजागोपालाचारी। सो ये गवर्नर जनरल का जो सिस्टम था, बेसिकली गवर्नर जनरल का सिस्टम जो था ये ख़त्म कर दिया गया था जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। सो ये बेसिकली जो सी राजागोपालाचारी थे ये हमारे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी थे और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी थे, बिकॉज ये गवर्नर जनरल वाला सिस्टम हमने फिर डिसकंटिन्यू कर दिया था। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी राजागोपालाचारी। ये लास्ट एंड ओनली इंडियन गवर्नर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। सो यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंडिया के ही पूछ रहे हैं, सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी राजागोपालाचारी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पब्लिश्ड? जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था, इसको पब्लिश कब किया गया? तो यहाँ पे पब्लिकेशंस की बात कर रहे हैं कि पब्लिश कब किया गया था। सो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो पब्लिश किया गया था वो पब्लिक डिस्कशंस एंड फीडबैक के बाद किया गया था। सो सबसे पहले ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा उसको पब्लिश किया गया था, उसके बाद उसके ऊपर पब्लिक मीटिंग्स हुई, पब्लिक डिस्कशंस हुई, डिबेट्स हुई, उसके बाद काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स के बाद जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को एंड वो एनैक्ट किया गया 1950 में 26 जनवरी 1950। सो यहाँ पे बेसिकली डेट पूछ रहे हैं पब्लिश्ड डेट कब की है। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 नवंबर 1948।
तो 26 नवंबर 1948 जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पब्लिकेशन की बात हो रही है, आपको फैक्ट्स जहन में रखने हैं, कैसे भी फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं पीसीएस वगैरह में। सो पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ऐसे ही बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है पब्लिश्ड कब किया गया था, पब्लिश्ड ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है आपको कि पब्लिश्ड कब हुआ था। पब्लिश्ड होने के बाद इस पर डिबेट हुई थी, पब्लिक डिस्कशन हुई था, ओपिनियन लिया गया था। काफ़ी सारी डिबेट के बाद, काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स के बाद इसको फाइनली 1949 में अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को। एंड फाइनली जो एनैक्ट हुआ था वो हुआ था 1950 को, 26 जनवरी 1950। सो यहाँ पे पब्लिकेशन की डेट पूछ रहे हैं, पब्लिश कब हुआ था। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश हुआ था 26 नवंबर 1948। The next question is, how many amendments were made to the draft constitution before adoption? So adopt किया गया था, अभी मैंने बताया, published हुआ था 1948 में, उसके बाद काफ़ी सारी डिबेट हुई थी, डिस्कशन हुई थी, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट्स की गई थी, मतलब जहाँ जहाँ चेंजेस की ज़रूरत थी वो चीज़ें चेंज की गई थी। सो उसके बाद फाइनली अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। सो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था। तो इस अडॉप्शन से पहले जो अमेंडमेंट्स हुई थी वो पूछ रहे हैं कि कितनी अमेंडमेंट्स हुई थी। सो ये पब्लिक डिस्कशंस के बाद जो अमेंडमेंट की गई थी, सो अराउंड 2000। सो ये बहुत बड़ा रेशो है, ये आपको याद रखना है कि अराउंड 2000 अमेंडमेंट्स की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 2000 अमेंडमेंट के बाद 2000 चेंजेस किए गए थे, उसके बाद फाइनली अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को। उस कॉन्स्टिट्यूशन पे सब राजी हो गए थे, उसके बाद उसे 1950 में एनैक्ट किया गया था, अडॉप्ट कर लिया था सबने। तो यहाँ पे अराउंड 2000, ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अराउंड 2000 के करीब चेंजेस किए गए थे हमारे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कितनी अमेंडमेंट्स की गई थी, कितने चेंजेस किए गए थे, 2000 के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीगल वेटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सो बेसिकली लीगल एडवाइजर कौन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी एन राव जो थे ये लीगल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, लीगल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है काफ़ी सारे एग्जाम में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी एन राव। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और कि सबसे पहले जो डिमांड रखी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो रखी थी एम एन रॉय ने रखी थी। बी एन राव एंड एम एन रॉय में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे एम एन रॉय जो है कितनी बार दोनों साथ में नाम दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया जा सके। सो यहाँ पे एम एन रॉय जो है इन्होंने 1934 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड रखी थी। फिर इसको ऑफिशियली कांग्रेस ने 1935 के सेशन में ऑफिशियली फिर कांग्रेस ने ये डिमांड रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। तो यहाँ पे एम एन रॉय जो थे ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड रखी थी। वहीं अगर हम बी एन राव की बात करें तो बी एन राव हमारे लीगल एडवाइजर थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लीगल एडवाइजर कौन थे? बी एन राव। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बी एन राव सर्व्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एंड डिड द इनिशियल ड्राफ्टिंग एंड वेटिंग। The next question is, who was the president of the Constituent Assembly? प्रेसिडेंट नहीं, सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट पूछ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के भी, और इंडिपेंडेंट इंडिया के भी जो प्रेसिडेंट थे फर्स्ट वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये आपको फैक्ट याद होना चाहिए। बट यहाँ क्या पूछ रहे हैं, यहाँ हमारा क्वेश्चन है वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। सो वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे थे वो थे एच सी मुखर्जी जो थे ये वाइस प्रेसिडेंट थे। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे एच सी मुखर्जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, एंड एक चीज़ और यहाँ पे मैं आप लोगों को यहीं पे क्लियर कर देती हूँ कि एच सी मुखर्जी की जगह कितनी बार वी टी कृष्णामाचारी नाम भी दे देते हैं, वी टी कृष्णामाचारी। सो अगर हम ये कहें कि असेंबली जो थी उनके दो वाइस प्रेसिडेंट थे। सो दो वाइस प्रेसिडेंट थे, असेंबली हैड 2 वाइस प्रेसिडेंट्स। सो यहाँ पे एच सी मुखर्जी एंड वी टी कृष्णामाचारी ये दोनों ही वाइस प्रेसिडेंट थे। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। एच सी मुखर्जी, अगर एच सी मुखर्जी ऑप्शन में ना हो, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए और वी टी कृष्णामाचारी हो, सो वी टी कृष्णामाचारी जो होगा ये राइट आंसर होगा, बिकॉज ये दोनों ही वाइस प्रेसिडेंट थे। वाइस प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एक थे एच सी मुखर्जी, एक थे वी टी कृष्णामाचारी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, एच सी मुखर्जी एंड वी टी कृष्णामाचारी 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। ये फैक्ट आपको जहन में रखना है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली?
सो ये हमने अभी डिस्कस किया था। BN राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, लीगल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। सो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। सो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है DPSP। सो DPSP जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन। सो ये चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अडॉप्ट कब किया था, अडॉप्ट किया गया था 1949 में, 26 नवंबर 1949। एंड वहीं अगर हम एनेक्ट की बात करते हैं तो एनेक्ट कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। सो इनमें से कौन से पर्सन हैं जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का भी पार्ट थे। सो KM मुंशी, HN कुंजरू, ये दोनों ही पार्ट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इसके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के। दोनों ही मेंबर जो थे वो पार्ट थे, KM मुंशी एंड HN कुंजरू। सो ये दोनों ही हमारा राइट आंसर होगा, KM मुंशी एंड HN कुंजरू। सो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी दोनों ही आंसर हो सकते हैं। 3 पर्सन थे जिसे फजल अली कमीशन भी कहा जाता है, फजल अली कमीशन भी कहा जाता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को, और क्या कहा जाता है, फजल अली कमीशन। तो इसमें 3 मेंबर्स थे, 3 मेंबर बॉडी थी ये, 3 मेंबर बॉडी थी फजल अली कमीशन की। एक थे मेंबर फजल अली कमीशन, एक थे KM मुंशी, एक थे HN कुंजरू। तो ये तीनों ही नाम आपको पता होने चाहिए, KM मुंशी, HN कुंजरू एंड फजल अली। इसे फजल अली कमीशन भी कहा जाता है बिकॉज फजल अली जो थे ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के हेड थे, चेयरमैन थे। तो यहाँ पे दोनों ही आंसर्स जो हो जाएंगे हमारे सही हो जाएंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है यहाँ पे हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्राफ्टिंग कमिटी के हमारे चेयरमैन कौन थे, ये अभी मैंने डिस्कस किया। प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर अम्बेडकर। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन ड्राफ्टिंग कमेटी। हमने पहले ही डिस्कस किया था, टोटल 7 मेंबर्स थे, सबके नाम भी हमने याद कर लिए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, 7 मेंबर्स। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टेक टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑलमोस्ट अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 3 ईयर्स लगे थे, बट एग्जैक्ट टाइमिंग हमें पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट डेट हमें डेज पता होनी चाहिए हमें। सो यहाँ पे जो है 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज लगे थे। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज जो है ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जो पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ है कितना टाइम लगा था उसको बनने में, 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है हाउ मेनी सेशंस डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होल्ड। और कितने सेशंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। सो यहाँ पे अगर हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करते हैं तो टोटल 11 सेशंस हुए थे, टोटल 11 सेशंस हुए थे। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टोटल हुए थे कितने, 11 सेशंस। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, फैक्चुअल क्वेश्चंस थे। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो उसके ऊपर भी हम MCQs लेके आएंगे, तो उस चैप्टर को भी हम ऐसे ही डिस्कस करने वाले हैं MCQ के थ्रू। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।